अच्छा अभिनव जी, एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है जनरली आजकल, एग्रीकल्चर लैंड बहुत ले रहे हैं लोग, तो उस पर कैसे और किस तरीके से टैक्स लगता है, कैसे पे करना है या टैक्स कैसे बचा सकते हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। एग्रीकल्चर लैंड, लोगों को एक मिथ है कि एग्रीकल्चर लैंड अगर हम सेल करेंगे उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। हम्म। बट गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में क्लियर डिफाइन किया हुआ है, एक है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एक है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ओके। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो आप सेल कर रहे हो, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं है, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे मैं चाहे 10 करोड़ का खरीद के 100 करोड़ का बेचूंगा तो भी 90 करोड़ पे मेरे कोई टैक्स नहीं है। अब अगर हम आ जाते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पर, तो उस पर नॉर्मल कैपिटल गेन लगेगा। ओके। ठीक है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में सेल करूंगा, उस पर कैपिटल गेन मुझे देना पड़ेगा। अगर वो कैपिटल गेन मुझे बचाना है तो उसके लिए मुझे एक एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदनी पड़ेगी। जैसे घर बेच के मैंने घर घर खरीदा पे था, लिया है, हाँ। प्लॉट बेच के मैंने घर खरीदा था, वैसे एग्रीकल्चर लैंड बेच के मैं एग्रीकल्चर लैंड लैंड ही ही ले सकते खरीदूंगा। हैं। उसमें 10 करोड़ की कैपिंग थी कैपिटल गेन की, इसमें कोई कैपिंग नहीं है। और सबसे प्लस फैक्टर ये रहता है इसमें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों पर ये डिडक्शन एप्लीकेबल है। सेक्शन 1961 में सेक्शन 54B था और अब सेक्शन 85 है नए एक्ट में। तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों पर मुझे ये डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो हमने पहले डिडक्शन की बात करी 82 में और 86 में, तो उन दोनों डिडक्शंस पर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही मुझे डिडक्शन मिल रही थी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मुझे नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तभी मैं री इन्वेस्ट करके पैसा बचा रहा था। एग्रीकल्चर लैंड, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद कर वो पैसा री इन्वेस्ट कर कर मैं कैपिटल गेन अपना सेव कर सकता ओके। तो हूँ। रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, गवर्नमेंट ने ये डिफाइन किया है कि आउट ऑफ म्यूनसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड के बाहर अगर जो विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है तो 2 किलोमीटर की विसिनिटी देखी जाएगी म्यूनसिपैलिटी से, कि म्यूनसिपैलिटी से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड आज की डेट में बहुत कम आपको मिलेंगे, क्योंकि हर जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कंटोनमेंट बोर्ड आ चुका है। समझ गए। तो कोई लीगल कोई तरीका है जिससे टैक्स बचाया जा सके, कैपिटल गेन ना लगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कैपिटल गेन ना लगे ऐसा नहीं होता। अच्छा। कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन बचाने के लिए मैंने आपको जो सेक्शंस बताए, एक 54 बताया, एक 54F बताया एज पर 1961 के अकॉर्डिंग, और एक एग्रीकल्चर अगर लैंड होगी तो 54B बताया। अच्छा। अगर नए सेक्शन की बात करूंगा तो सेक्शन 82 बताया। 54 जो था रेजिडेंशियल वाला वो सेक्शन 82 है। 54F जो था सेक्शन 86 है। 54B जो था वो सेक्शन 83 है। और एक और इसमें आता है कि वो बहुत छोटा टिकट साइज़ है, गवर्नमेंट को उस पर एक बार सोचना चाहिए कि बॉन्ड्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 54EC सेक्शन 85, उसमें गवर्नमेंट ने लिमिट रखी हुई है 50 लाख रुपए। आज की ओके। डेट में अगर हम गुड़गांव जैसे शहर में बैठे हैं तो 50 लाख रुपए तो नॉर्मल, मैं आज एक फ्लैट खरीद के बेचूंगा तो उसमें 50 लाख रुपए तो आ जाते हैं। आ जाता है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को वो लिमिट इंक्रीज करनी चाहिए। 50 लाख बहुत छोटा टिकट साइज है। तो 54EC ये कहता है कि अगर मेरा टिकट साइज 50 लाख है कैपिटल गेन का अमाउंट, तो मैं उस अमाउंट का 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन अमाउंट का बॉन्ड खरीदूंगा, जो 5 साल का लॉक इन में रहेगा मेरा। 5 साल से पहले मैं उस बॉन्ड को बेच नहीं नहीं बेच सकते। सकता। जैसे घर को बेच के मैं घर खरीद रहा था, उसका लॉक इन 3 साल तीन था, साल का, हाँ। इसमें 5 साल का लॉक इन है। ओके। तो गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक बॉन्ड्स निकाले हुए हैं, NHAI बॉन्ड्स हैं, REC के बॉन्ड्स हैं, अच्छा। तो वो मुझे खरीदने होते हैं। बट जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी अपनी सेल करी है, विद इन 6 मंथ्स मुझे वो बॉन्ड्स परचेज करने हैं, अगर मुझे बॉन्ड में जाना है तो। ओके। ये टाइमलाइन है उसकी, ये 6 टाइमलाइन, 6 महीने का। 6 महीने में मुझे बॉन्ड्स परचेज करने हैं। अगर ये टाइमलाइन निकल जाती है तो बॉन्ड्स वाला ऑप्शन लैप्स हो जाता है,
फिर हमारे पास ऑप्शन बाकी के बचते हैं कि या तो कैपिटल गेन अकाउंट खुलवा कर उसमें पैसा पार्क करूं और 2 साल बाद खरीदूं, या 3 साल में कंस्ट्रक्ट कराऊं पूरी प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन में ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मिलेगा तब हम उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी मानेंगे। तो वो 3 साल के अंदर अंदर मिलना चाहिए। या 1 साल पहले मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें मैं उस कैपिटल गेन अमाउंट को पार्क कर दूँ। तो इस तरीके से हम टैक्स बचा सकते हैं लीगली। समझ गए। तो देखा जाए तो एक सीए की सलाह लेना तो देखो बहुत ज़रूरी है, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए। अगर आप भी चाह रहे होगे ना इन टैक्स की चीज़ों पे बात करना, तो अभिनव जी से ज़रूर बात कर लेना, बहुत ही एजुकेशनल बताते हैं ये बात। मोस्ट वेलकम। अभिनव जी, एक और सवाल आ रहा है, जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं तो टीडीएस लगता है। हाँ। तो उस टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी को कैसे जाने, मतलब कहाँ लगता है, कैसे जाने इन चीज़ों को? इसमें हम इंदु जी डिस्कस करेंगे कि 2 सेगमेंट में, एक रेजिडेंट में और एक एनआरआई में। पहले हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंट को। अगर वो कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो परचेज़र 50 लाख या उससे ऊपर की वैल्यू है प्रॉपर्टी की, तो 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा सेलर का, और डिडक्ट करके सेलर के पैन नंबर पर इनकम टैक्स में जमा करा देंगे। तो रेजिडेंट के केस में 1% टीडीएस एप्लीकेबल है। और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, अगर एनआरआई है, कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, चाहे वो रेजिडेंट को सेल कर रहा है, आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रही हो एक एनआरआई की, तो उसके ऊपर जो टीडीएस का रेट है वो है 12.5%। वहाँ था 1%, यहाँ है 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। तो वो पूरा कैलकुलेट करके जो रेट निकलता है वो टीडीएस रेट हमारा एनआरआई के केस में होगा, अगर सेलर एनआरआई है तो। ठीक है। अगर सेलर रेजिडेंट है तो 1% टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो एक्चुअली मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि जब एनआरआई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनको किन किन टैक्सेस का ध्यान रखना चाहिए, तो ये उसी के सवाल को कवर करता है या और कोई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको? एनआरआई जब प्रॉपर्टी खरीद रहे क्या हैं, रूल होते हैं मतलब उनके टैक्सेशन को लेकर? अब आप मान लो एनआरआई को, आपका क्लाइंट है, उसे आप इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज करा रहे हो, तो एनआरआई को सबसे पहले तो जो बिल्डर से टीडीएस काटना है बिल्डर का, वो 1%, कि 1% अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख रुपए एनआरआई काट के बिल्डर के पैन नंबर पे जमा कराएगा, बिकॉज एनआरआई अनअवेयर हैं इंडियन लॉज के। तो बिल्डर का भी ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती है, तो बिल्डर कहता है एनआरआई को नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा 1 करोड़ आ जाएगा। बट एनआरआई को ये ध्यान रखना चाहिए, टीडीएस डिडक्शन इज अ मैंडेटरी। वो चीज़ का एनआरआई को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। एनआरआई का पैन नंबर होना चाहिए इंडिया में। अगर एनआरआई के पास पैन नंबर नहीं होगा तो टैक्स रेट्स डिफर कर जाएंगे, सारे डबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो एनआरआई के पास पैन नंबर इंडिया में होना चाहिए। अच्छा अभिनव जी, प्रॉपर्टी खरीदते हुए अगर मान लो कोई टीडीएस नहीं भरता है, टीडीएस भूल जाते हैं, तो क्या चीज़ की आती है, उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, उसको भरने पड़ सकते हैं? अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया बायर ने, तो बायर के ऊपर लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। डिपार्टमेंट, भले ही बायर ने पूरा 1 करोड़ सेलर को दे दिया होगा, बट टीडीएस की लाइबिलिटी उसने फुलफिल नहीं करी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट विद पेनल्टी बाद में डिपार्टमेंट नोटिस इशू करके अच्छा, उसको नोटिस ले चला लेगा। जाएगा। हाँ, बट देनी पड़ेगा। बट देना पड़ेगा, टीडीएस आपको जमा कराना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले, क्योंकि मोस्टली जो टीडीएस स्किप होता है वो एनआरआई के केस में स्किप होता है, कि अगर एनआरआई बायर है हमारा तो उन्हें इंडियन लॉज के बारे में इतना नहीं पता, तो मोस्टली उसमें स्किप होता है। ओके। अच्छा अभिनव जी, एक और सवाल। जनरली हम लोग जब प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग फ्रेश का काम ज़्यादा करते हैं बिल्डर से, तो रेजिडेंशियल में 5% का और कमर्शियल में 12% का जो है जीएसटी जाता है, तो इसका क्या बेनिफिट रहता है? इसका बेनिफिट बायर को कुछ नहीं होता, वो उसकी कॉस्ट में काउंट होता है। इसका बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। सपोज़ मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर 5% जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है 10 लाख रुपए का, तो बायर के लिए टोटल कॉस्ट जो होगी वो 2 करोड़ 10 लाख रुपीज़ होगी।
अब ये जीएसटी कब तक लगेगा, बिल्डर कब तक कलेक्ट कर सकते हैं बायर से? अगर फ्रेश का आप काम कर रहे हो और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है, टिल द टाइम ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट नहीं आता, उससे पहले जितने फ्लैट्स आप बेच रहे हो उसके ऊपर बायर जीएसटी लेगा, लगता है हाँ। तो वो आपका कॉस्ट का पार्ट हो गया। ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट एक बार आ गया, उसके बाद बायर बिल्डर जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद बिल्डर जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकता, वो फिर विदाउट जीएसटी ही आपको सेल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जीएसटी उसकी तरफ भी जाते हैं, क्योंकि अब जैसे मान लो हम लोग रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बेचते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं हम उसको एक बेनिफिट ही गिनवाते हैं कि भाई हाँ। आपका 5% का जीएसटी बच रहा है। बच रहा है। अच्छा, जो रेंटल प्रॉपर्टीज रहती हैं, मान लो रेंटल प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर जीएसटी कैसे एप्लीकेबल रहेगा? आपका कोई प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दी हुई है, उसके ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। 18%, ठीक है। सपोज मैंने 1 लाख रुपीस पर मंथ पे अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करी हुई है, शॉप कमर्शियल, तो उसके ऊपर जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा वो 18% होगा। तो 1 लाख प्लस 18% 18,000, 1,18,000 का इन्वॉइस आप रेस करोगे। बट जीएसटी एप्लीकेबिलिटी इंडिविजुअल पे आफ्टर 20 लैक्स आती है। अप टू 20 लैक्स तक आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी इनकम 20 लाख या उससे कम है तो आपको वो जीएसटी लेना मैंडेटरी नहीं है। तो आप रेंटल इनकम का भी जो इन्वॉइस है वो विदाउट जीएसटी दे सकते हो। अगर आपका रेंटल इनकम या अदर इनकम मिलाकर 20 लाख क्रॉस कर रहा है, एनुअल टर्नओवर, एनुअल इनकम, तो ग्रॉस इनकम, तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, और उस पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बट अभिनव जी एक बात बताओ, एक बहुत ही आम सवाल है मेरा लास्ट में आपसे। मतलब एक आम इंसान क्या कमाए क्या खाए, मतलब सारा तो टैक्स में जा रहा है, इतने टैक्स है जो समझ से ही बाहर हैं सारे। इंडिया में है मतलब टैक्स। आप सोचो ना, जो कमाना है, मतलब कमाई पे भी टैक्स है, बेचने पे भी टैक्स है, खरीदने पे भी टैक्स है, तो एक आम आदमी क्या करे ऐसे में? अब आम आदमी के पास ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, देना पड़ेगा, नहीं देना होगा तो फंसोगे। देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे करे हुए हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान को ये लगता है कि देना ही बेटर है, कि बाद में नोटिसेस आएंगे, डिमांड्स आएंगी, इंटरेस्ट लगेगी, पेनल्टीज लगेंगी, फिर फाइनेंशियली टॉर्चर हो जाता है। अप टू 300% तक की पेनल्टीज हैं। तो अभी आपने जैसे पीछे देखा होगा, पिछले 4-5 साल में दुबई में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो अब इस बजट में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि जिन लोगों ने दुबई में इन्वेस्ट किया है, हम नहीं पूछ रहे, बट वो अपने आप डिस्क्लोज कर दें। हाँ। कि 1 करोड़ से नीचे वाले के लिए ये फॉर्म है, उसमें डिस्क्लोज कर दें कि हमने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। 1 करोड़ से ऊपर वाले के लिए ये है, तो उसमें डिस्क्लोज कर दें। और लोगों में काफी डर का माहौल भी रहा है डर इस का वजह से। माहौल है लोगों में, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया है कि हमें दुबई से सारी इंटीमेशन आ गई हैं कि किसने कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉपर्टी परचेज करी है। बचा कोई नहीं है। बट हम ये कहेंगे कि आपको कुछ भी करना है तो आप लीगली करें। टैक्स भी तो आप तभी दे रहे हो ना बिकॉज आपने इनकम कमाई। अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट लेके 1 करोड़ का बेच रहे हो तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं है। बट दुबई से टैक्स फ्री कंट्री ना अभिनव जी। दुबई टैक्स फ्री कंट्री है, दुबई टैक्स फ्री कंट्री है, बट दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल हो गया है जैसे, और दूसरा वैट एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल है, दुबई में वैट एप्लीकेबल है। एंड जैसे यहाँ इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, तो दुबई में जो इनकम टैक्स है वो इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल नहीं किया है, कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल कर दिया है। ओके। कंपनीज के ऊपर, कॉर्पोरेट्स के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया है। मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप अगर टैक्स दे रहे हो तो इनकम हो रही है तभी आप टैक्स दे रहे हो। आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया, अगर आप उसे 3 करोड़ का बेच रहे हो तो 2 करोड़ के ऊपर अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है 25 लाख रुपए, तो दे देना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर से नहीं लेके जा रही। हालांकि आपकी जेब पे तो आपकी जेब पर तो इफेक्ट पड़ रहा है, पड़ता है, ऑफ कोर्स पड़ता है, दिल दुखता है सर। बट
अब वो गवर्नमेंट के लॉज हैं तो उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उस पे जाएंगे कि गवर्नमेंट को डिक्लेयर ना करें, उनसे छुपाएं, तो उन्हें के पास पकड़ने के और ऑप्शंस और बहुत हैं। ऑप्शंस बहुत हैं। नहीं भाई कोई बात नहीं, जो हमारा बनता है वो हम टैक्स ज़रूर देंगे। एनीवेज सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम प्रीटी श्योर जो लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे बिल्कुल। वो बहुत कुछ सीखेंगे एंड समझेंगे भी। एक लास्ट सलाह जो आप देना चाहते हैं लोगों को कि भाई किन बातों का ध्यान रखें, तो आप कोई एक सलाह आप देना चाहते हैं तो बताइए प्लीज़। मैं एक सलाह दूंगा लोगों को कि डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान सबसे ज़्यादा रखें, क्योंकि लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, डॉक्यूमेंट्स का नहीं ध्यान रखते, जब बेचते हैं तब भी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान नहीं रखते कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हमें कब पड़ जाए, वेदर इनकम टैक्स में पड़ जाए या कहाँ पड़ जाए। तो सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम खरीद रहे हैं तो मेरे पास पूरी स्टार्टिंग से एंड तक की चेन होनी चाहिए, बिल्डर ने कब किसे बेचा था तो वो पूरी चेन की कॉपी बायर के पास होनी चाहिए। अपनी रजिस्ट्री की कॉपी होनी चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी जो पे करी हैं उनके सबके प्रूफ्स होने चाहिए, बैंक अकाउंट से कहाँ से पेमेंट गई है वो प्रूफ होने चाहिए, टीडीएस जमा किया है उसके चालान की कॉपीज होनी चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स 2 साल 3 साल बाद अगर नोटिस निकाल के पूछेगा, आप कहोगे तो 3 साल पुरानी चीज़ है, मैं कहाँ से कहाँ बताऊँ। से लाऊं। तो डॉक्यूमेंटेशन का सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल। एनीवेज जी, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप अभिनव जी से पर्सनली भी मिलना चाहते हैं तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंत में ज़रूर डाल दूंगी। आई मीन ठीक है ना। और सर आप जैसे इसकी कोई भी क्वेरी है हाँ। तो मोस्ट वेलकम, जी 10 to 9 कॉल कर सकते हैं। श्योर सर, एंड प्रीटी श्योर कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप अभिनव जी से कुछ और जानना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं ताकि उन सवालों को लेकर पर्टिकुलर हम एक दूसरी वीडियो भी बना सकते हैं साथ में। बिल्कुल। चलो जी, थैंक यू सो मच। एंड चैनल Thank पर you so नए हैं much. तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।